So let's talk about food now. Okay. So can we consider the cooking as a form of leadership? Yes, it is. Because you see, cooking, first of all, you learn the techniques of cooking. Okay. So that is one part of it, which is very individual. But then, yes, there are a lot of leadership traits which are required to be a good chef. अब आप कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले आप ये देखते हैं कि मैं क्या खाना बनाऊंगा आज। जी. तो ये एक डिसीजन है। इसमें आपके पास वेरियस फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। मैं खाना किसके लिए बना रहा हूँ, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए, राइट. ना। अवेयरनेस आपको चाहिए कि अगर मैं उसके लिए बना रहा हूँ तो वो क्या खाएगा। जी. फिर इंग्रेडिएंट्स मुझे क्या क्या चाहिएंगे, वो इंग्रेडिएंट्स मैं कहाँ से लाऊंगा, कहाँ पर मेरे को अच्छे और उचित दाम में ये इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे. सो दीज आर ऑल डिसीजंस. जी. जी. देन यू हैव टू मैनेज अ टीम. सो टीम वर्क इज रिक्वायर्ड, योर एचआर स्किल्स आर रिक्वायर्ड. देन यू ऑल्सो नीड टू डू द प्राइसिंग ऑफ इट, राइट. ना. कॉस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, तो आप कॉस्टिंग करेंगे, प्राइसिंग डिसीजंस लेंगे. फिर ऑफ कोर्स आपका प्रेजेंटेशन है उस खाने का. फिर फीडबैक है गेस्ट का, फीडबैक के बेसिस पे अगेन इम्प्रूवमेंट है. तो ये कंप्लीट पूरी लीडरशिप साइकिल, पूरी मैनेजमेंट साइकिल जो है वो आप कह रहे हैं कि इसने तो केवल खाना बनाया है, लेकिन ये सारे डिसीजंस उसमें इन्वॉल्व थे. तो उसने ये सारे डिसीजंस लिए हैं. जी. तो वी कैन कंसीडर दिस. ओके सर, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी इज अ ट्रेंड और अ फ्यूचर? मैं तो कहूँगा कि ये सब ट्रेंड्स ही हैं. ट्रेंड्स आते हैं, रहते हैं, फिर नए ट्रेंड्स आते हैं, वो रहते हैं, ना. कुछ चले जाते हैं, कुछ समय तक सर्वाइव करते हैं. लेकिन जो फूड है वो हमारी हेरिटेज का पार्ट है. और कम से कम 4-5 हज़ार साल का इतिहास जो है हमारे पास हमारे खाने का है. जी. जी. तो 5,000 साल से जो खाना है, जिस फॉर्म में भी हम खाते हैं या दुनिया में अलग अलग जगहों पर खाया जाता है, तो ये उस फॉर्म में है हमारे साथ. अब अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स आते हैं. तो मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी भी एक ट्रेंड है. लोगों को नोवेल्टी चाहिए, नयापन चाहिए. लेकिन नयापन पुराना हो जाता है, फिर कुछ और नया चाहिए. तो ये सारे ट्रेंड्स तो चलते रहेंगे जी. पर मैं नहीं मानता कि ये मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी इन इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है द वे वी ईट फूड द वर्ल्ड ओवर. ओके सर, आपको लगता है कि जो प्लांट बेस्ड मेन्यूज हैं वो डोमिनेट कर रहा है लग्जरी हॉस्पिटैलिटी को? हाँ, बहुत बड़ा ट्रेंड है. कल्चरल शिफ्ट भी है इस तरफ. जी. पहले के समय में जो कॉन्सेप्ट था, हम देखते थे कि वेजिटेरियन है उसके लिए क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आप चिकन बना रहे हैं, तो जैसे मुर्ग मखनी एक डिश है. अब कोई 2 आदमी हैं वो वेजिटेरियन हैं 10 में से, तो वो मुर्ग को पनीर से रिप्लेस कर देंगे, तो पनीर मखनी बना देंगे, है ना. तो इतना ही होता था. तो जो बेसिक रेसिपी थी वो चिकन के लिए क्रिएट की गई थी, और अब चिकन को हटा के उसमें पनीर डाल दिया गया. तो ये एक जनरल इस तरीके की प्रैक्टिस थी. लेकिन ये अदरवाइज हमारा वेजिटेरियन क्यूजीन नहीं है. वेजिटेरियन क्यूजीन हमारा स्पेशलाइज्ड वेजिटेरियन क्यूजीन है हमारा. तो अब वो ट्रेंड बड़ी तेजी से वापस आ रहा है, जहाँ पर कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, प्लांट बेस्ड कुकरी है, वीगन का भी कॉन्सेप्ट है जिसमें कम्प्लीटली जो डेयरी फूड है, मतलब एनिमल ओरिजिन का कोई भी जो फूड है उसको अवॉइड कर रहे हैं. जी. तो ये है. और इसके हिसाब से भी करियर्स हैं. लोग उसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं. उस टाइप के अच्छे रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं. लोग जो प्लांट बेस्ड कुकिंग है उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं. और हमारा तो बहुत अच्छा है, इसमें रिच कल्चर भी है हमारे देश का. तो हमें वो एडवांटेज भी है. दुनिया भर में इसको पहचाना जा रहा है. जो हमारा वेजिटेरियन फूड है, प्लांट बेस्ड क्यूजीन है, आयुर्वेदा से वो किस तरीके से रिलेटेड है, डिफरेंट सीजन्स में हम किस किस तरीके के डिफरेंट खाने खाते हैं. तो इन सबको अभी काफ़ी मान्यता मिल रही है. वी आर बिकमिंग अ कल्चरल सॉफ्ट पावर नाउ. ओके सर, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द किचन? Artificial intelligence as of now is more related to data, uses of that data, suggestive decision making based on that data. Okay. तो AI अभी भी खाना बना नहीं रहा है. और मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कुछ फूड असेंबलिंग कर पाए, जो फिक्स्ड रेसिपीज जो दी जाएंगी उसके बेसिस पे, पर वो जो ह्यूमन टच है किचन में वो तो बना रहेगा. जो क्रिएटिविटी है, जो इनोवेशन है, जो गेस्ट के को देख के, गेस्ट से बात करके
जो रेसिपीज़ में थोड़ा बहुत फेरबदल करके हम कस्टमाइज करते हैं, जी ये ह्यूमन टच तो बना रहेगा। एआई एज अ टूल ओके उसमें हेल्प करेगा, बट इट विल नॉट रिप्लेस द ह्यूमन फेस ऑफ अ किचन, इट विल नॉट। जैसे सर अभी हमने बात करी थी कि जो छोटे छोटे कस्बे से लोग आते हैं वो हॉस्पिटैलिटी करियर्स चूज़ करते हैं, तो आई थिंक वो लोग शायद इंट्रोवर्ट्स होते हैं, तो वो लोग हाई प्रेशर किचन में कैसे अपने आप को ढालते हैं? वो इंट्रोवर्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी थोड़ा सा कहना डिबेटेबल है। ये भी आर्ग्यूएबल हो सकता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट होना और एक्सट्रोवर्ट होना एक पर्सनालिटी ट्रेट है, जी जो कि आपको मेट्रो के बच्चे में भी मिल सकता है और एक टियर 3 टियर 2 शहर के बच्चे में भी मिल सकता है। जी मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे कस्बों से आते हैं और बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ओके और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि मेट्रो के हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं। तो अच्छा, उससे कोई बहुत अंतर भी नहीं पड़ता करियर में। आपको नेसेसरीली एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी नहीं है हॉस्पिटैलिटी में सक्सेसफुल होने के लिए। पर हाँ, जो अगेन जो बेसिक एप्टीट्यूड है वो रहे, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनालिटी यू कैन चूज अ फील्ड where you will go and work. So for example, front of the house areas where you need to talk more, वहाँ हो सकता है कि एक्सट्रोवर्ट होना एक वर्च्यू हो। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको बात कम करनी है और जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो वहाँ पर इंट्रोवर्ट होना भी एक वर्च्यू हो सकती है। तो दोनों तरीके के लोग हैं और हर कोई सक्सेसफुल है। ओके सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज नाइफ स्किल कंपेयर टू क्रिएटिविटी? See, knife skills are that is the basic. You need to know basics. You cannot be creative without knowing your basics in any field. तो आपको बेसिक्स तो सीखने ही पड़ते हैं सबसे पहले। जब आपने वो सीख लिए हैं तब आप फिर इनोवेशन की बात करते हैं, है ना? जब आपको बेसिक काम आता है तभी आप इनोवेट कर सकते हैं, और इनोवेशन में क्रिएटिविटी है, तो वो एक लेवल 2 की चीज़ है। ऑफ कोर्स जब आप ग्रो करते हैं अपने करियर में तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको भीड़ से अलग करती है, तो वहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो पहली वाली बात हम कर रहे हैं नाइफ स्किल्स की, और जो डेफिनेटली जो बेसिक जो स्किल्स हैं वो भी सीखनी उतनी ही ज़रूरी है, तभी आप इनोवेट करेंगे उस पर। जी सर, व्हेन यू टीच फूड टू स्टूडेंट्स, सो यू आर टीचिंग रेसिपी और डिसिप्लिन? It goes hand in hand. It goes parallel, because there are few aspects which are very technical, which we call our motor skills, जहाँ पर कि हाथ पैर जो हैं आदमी के इन्वॉल्व हैं जिन स्किल्स को परफॉर्म करने में, तो वो सीखनी ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में ज़रूरी है, और हर फील्ड के लिए एक एटीट्यूड भी ज़रूरी है। तो ये उसी तरीके से है जैसे कि एक डॉक्टर के लिए भी। तो अब एक डॉक्टर के लिए लेट्स से वो सर्जन है, तो सर्जरी में जो उसकी स्किल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या कि जो उसमें जो पेशेंस बना के रखना, अपना अपने अपने आप को काम और कंपोस्ट रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ही ज़रूरी हैं, सेम इसमें भी है ना, दोनों ही तरीके की स्किल्स का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। ओके, हाउ डू यू टीच रिस्पेक्ट टू द इंग्रेडिएंट्स? Yes, so to start with, the young students when they come to institute, many a times we observe that they are not, respect तो बाद में आता है, but then they are not familiar with ingredients also many a times. जैसे दाल को भी वो बड़ा कल्चर हम देखते हैं कि पीली दाल, काली दाल, हरी दाल, इस तरीके से बोलते हैं, तो वो जो दाल के जो एक्चुअल शब्द हैं कि मूंग है, उड़द है, मसूर है, तुअर है, वो पहचान नहीं पाते बहुत सी बार। तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो ये एक पूरा मॉड्यूल रहता है। फिर बाजार से आपको इंग्रेडिएंट्स लाने हैं, तो आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अलग अलग सब्जियां हैं तो उनकी फ्रेशनेस को आइडेंटिफाई करने के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। या जैसे कि आप फिश खरीदने के लिए गए हैं, तो कौन सी फिश ताज़ा है और कौन सी फिश स्टेल है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं, और जब वो ये चीज़ें सीखता है तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रजिस्टर होती है कि अच्छा इंग्रेडिएंट होगा तभी अच्छा खाना बनेगा। जी, आप खराब इंग्रेडिएंट के साथ अच्छा खाना नहीं बना सकते, आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल्स हों। ये रियलाइजेशन जब आता है तो आप फिर वो जो इनपुट जो है विच इज़ द इंग्रेडिएंट, उसको रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा आउटपुट इसके ऊपर डिपेंडेंट है।
तो इस यही तरीका है जिससे कि सिखाया जाता है। बाकी बोल बोल के तो किसी के लिए रिस्पेक्ट पैदा नहीं कर सकते, राइट। वो तो देख कर ही आता है। जी। अगर किसी को सर culinary कोर्स करना है तो इसमें कोई रूल है कि आपको इतना टाइम स्पेंड करना है वीक में किचन में, या वो अपने हिसाब से जितना वो सीरियस है उस कोर्स के लिए वो स्पेंड कर सकते हैं? दो तरीके के कोर्सेज होते हैं। एक जैसे अभी मैं जो IHMs का जिक्र कर रहा था, तो ये हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज करते हैं, जी। तो BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन है। कलिनरी उसका एक पार्ट है, ओके। लेकिन उसमें और दूसरे जो वर्टिकल्स हैं होटल से रिलेटेड, वो सारे भी रहते हैं। वहाँ पे टिपिकली जो नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट किचन में देता है वो करीब 12 आवर्स अ वीक है, 12 आवर्स अ वीक। ओके। लेकिन कलिनरी स्पेसिफिक कोर्सेस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ही कलिनरी इंस्टीट्यूट हैं दो, इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट ICI, जी। एक यहाँ नोएडा में ही है और एक तिरुपति में है। वहाँ पे ये नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये कलिनरी में स्पेशलाइज कर रहा है। ओके। वहाँ पे ये नंबर ऑफ आवर्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक पर वीक में, जिसको कि मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूस काम करने की जो बात हो रही है किचन में काम करने की, तो ये तो है करिकुलम की बात। पर उसके अलावा फिर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम करने की, जैसे कोई फूड फेस्टिवल हो रहा है, कोई थीम रेस्टोरेंट वहाँ पर वो क्रिएट कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, या होटल्स के अंदर जाके काम कर रहे हैं, तो वो फिर वर्क आवर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और किसी भी फील्ड में आप जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, वो इसमें भी है। जैसे सर हम लोग culinary एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो नाइफ स्किल्स को हम लोग कंसिडर करते हैं बैकबोन ऑफ culinary एजुकेशन, ऐसा क्यों है? बेसिकली इसी जो इक्विपमेंट्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, ये किसी भी फील्ड में सबसे पहले उन इक्विपमेंट्स को हैंडल करना आपको आना चाहिए। तो अभी आपने इंग्रेडिएंट्स का जिक्र किया था, इंग्रेडिएंट्स एक पार्ट है, इक्विपमेंट दूसरा पार्ट है। जी। जब आप इन दो की हैंडलिंग सीख जाते हैं, तो फिर हम जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी इन सब की बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पे आता है। ये एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से कि हम मानते हैं कि आप में जो कटिंग है, जो चॉपिंग है, आपकी अलग अलग जो रेसिपीज़ हैं उनमें फाइन डिफरेंसेस रहते हैं इसको लेकर कि किस तरीके से उस इंग्रेडिएंट को काटा गया था। ओके। कि आप एक कैरेट ही ले लेते हैं, तो वो जो कैरेट है उसके 8 से 10 डिफरेंट कट्स हैं, ओह। और हर रेसिपी के अंदर जो कट है वो डिफरेंट है उसकी ऑथेंटिक रेसिपी में। तो आपके पास वो सारे कट्स जो हैं, पहली बात आपको ये जानना चाहिए कि कौन सी रेसिपी में क्या जाएगा, फिर वो कट उस फॉर्म में क्रिएट करने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। और कैरेट मैंने एक एग्जांपल दिया, बट दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर मोस्ट इंग्रेडिएंट्स। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से कि हम कहेंगे कि इसको इंपॉर्टेंट स्किल कंसिडर किया जाता है। और दूसरा पार्ट कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर आप खुद बेसिक्स नहीं जानते हैं तो आप लोगों से काम नहीं ले सकते, क्योंकि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सब कोर्सेज करने के बाद कि आप सारी उम्र कुक बने रहेंगे। राइट। आप अल्टीमेटली एक मैनेजर बनेंगे, एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनेंगे, या आप अपना खुद का रेस्टोरेंट रन करेंगे। जी। तो अगर आपको ही आपकी खुद की ये स्किल्स डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे जो 10, 12, 15 लोग काम कर रहे हैं, आप ये ना तो उनको ट्रेन कर पाएंगे, ना ये देख पाएंगे कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो Right. इसलिए भी इस पे फोकस रहता है। सर, हाउ डू यू सिमुलेट a real 5-star kitchen in the institution? So all our institutes they have infrastructure which is mandated, है ना, कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना जो है ये मैंडेट है। Okay. उसके बाद ही एफिलिएशंस इंस्टीट्यूट्स को दिए जाते हैं, या गवर्नमेंट जो है जब इंस्टीट्यूट्स क्रिएट करती है तो वो जो फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। और मोर और लेस जो इक्विपमेंट हैं या जो कि किचन का जो फ्लो है, वर्क फ्लो है, वो पूरा जो 5 स्टार के जो किचन्स हैं उनको रेप्लिकेट करके बनाया जाता है। Oh, okay. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। देन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस आल्सो देयर इज अ सिमुलेशन। Okay. For example, in a hotel, there is a place where you receive ingredients. There is a place where you store ingredients, and for storage also there are different standards. There is a place from where these equipments are issued. Okay. Then there is a place where these equipments will come to the kitchen, and then pre-preparation is done, and then preparation is done, and then there is an area from where service is done. So this is an entire chain. It's an entire flow. Yeah. So in institutes also the same flow will be recreated. Okay. So this is how they once they are a part of this flow of this process, then it becomes a part of their
their subconscious itself that this is how the workflow will be there, and when they go to a hotel they find a similar workflow. जी. So then that transition is easy for a student. How do you teach sustainability? Oh, sorry. Okay. How do you introduce sustainability and zero waste cooking to the students, sir? सस्टेनेबिलिटी बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज. तो पहली बात तो खैर अगर हम IHMs में करिकुलम की बात करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी को एज इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है जी. सस्टेनेबल टूरिज्म एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है. फिर आप जो बात कर रहे हैं कि एनर्जी सेविंग जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं वो एज इंडिपेंडेंट मॉड्यूल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम कैसे करेंगे वो सब रहता है. जी. फिर ये एक कल्चर का पार्ट भी है और होना चाहिए. ये हमारी एक फिलोसॉफी का पार्ट होना चाहिए कि हम वेस्टेज ना करें. और कोई भी जो कल्चर है, कोई भी जो फिलोसॉफी है, उसको जो सिखाना है वो अगेन एक बड़ा सस्टेन्ड एफर्ट है. तो ये जो चीज़ें हैं हम स्टूडेंट को सिखाते हैं. फॉर एग्जांपल खाने के बाद कुकिंग के प्रोसेस में जो लेफ्ट ओवर्स रह जाते हैं उनके भी अपने यूजेस हैं. जैसे कि उनसे स्टॉक्स बनाए जा सकते हैं. स्टॉक्स सूप्स का बेस होते हैं. तो इस तरीके से जितना ज़्यादा जो खाने का पार्ट है वो यूजेबल है, उसको यूज़ करने की जो टेक्निक्स हैं वो इन स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं. और अकॉर्डिंगली वेस्टेज को रिड्यूस किया जाता है.